श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज फिर एक बार अपने स्टूडियो में हूँ। आप जानते हैं मैं अपने स्टूडियो में तब आता हूँ जब कोई विशेष व्यक्ति हमारे स्टूडियो में आता है और मुझे लगता है कि मुझे स्वयं उनका साक्षात्कार करना चाहिए। आज हमारे रेडियो बूज में एक तरफ इस कविताओं का गांव की शैलजा तनेजा जी आई हैं, जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर पुस्तक, और जहाँ तक मुझे मालूम है ये शायद आपकी पहली पुस्तक है। हाँ जी। और उसके साथ आप हमारे बीच आए हैं। और शैलजा जी का ये कहना है कि इस पुस्तक की जितनी भी कविताएं रही हैं उनको लिखने में, थॉट प्रोसेस में अगर किसी ने उनकी मदद करी है तो वो उनकी अपनी मित्र जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, शी इज पूजा शर्मा, वो भी साथ हैं। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। और शैलजा जी, आज हम इस पुस्तक का एक रिव्यू करेंगे, लेकिन ये रिव्यू एक साधारण ढंग का रिव्यू नहीं होगा। मैं क्योंकि खुद शायर हूँ, मेरा ये मानना है कि चाहे शायरी हो चाहे कविता हो, इन सब के पीछे एक प्रॉपर स्पेसिफिक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट रहता है। ये बात ठीक है कि अक्सर कवियों को ये सहूलियत दी जाती है, कवित्रियों को ये कहा जाता है कि ये बहुत सेंसिटिव लोग हैं, इसलिए ये बहुत आसानी से अपने विचारों को लिख पाते हैं। लेकिन आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हमने कुछ विशेष कविताएं लिखी हैं तो उनके पीछे एक विशेष मकसद भी होगा, उसके पीछे विशेष जर्नी भी होगी। तो हम आज आपसे, पूजा इस मामले में मुझे मदद करेंगी, हम आज आपसे, आपने ये जो पुस्तक लिखी है कविताओं का गांव, इसकी प्रत्येक पहलू पर आपसे बात करेंगे। और मैं अपनी बात शुरुआत करना चाहूँगा, आपने इस पुस्तक का जो टाइटल रखा है कविताओं का गांव, इसके पीछे क्या सोच है? श्योर सर, एक बहुत खूबसूरत जर्नी रही है मेरी। पहले शब्द को कागज़ पे लाने से लेकर इन सारी कविताओं को संजोना, उनको पिरोना एक किताब के रूप में। तो ये जो ओवरऑल एक जो फेज़ निकला, उस फेज़ में मैं समझ ही नहीं पाई कि कब, कहाँ, कैसे इतनी सारी भाव, इतनी सारी कविताएं इकट्ठी होती चली गई। तो जब मुझे इसका टाइटल देने की बारी आई, इसमें एक्चुअली में एक कविता है जिसका नाम है कविताओं का गांव। वहां पर कुछ और खूबसूरत से भाव आपको पढ़ने को मिलेंगे जी। लेकिन इसका टाइटल जब सिलेक्ट करना था तो मेरे अंदर से यही निकला कि कैसे निकली थी मैं नंगे पांव एक ऐसी धूप में जहां मुझे पता नहीं था कहाँ से चलूंगी, कहाँ पहुंचूंगी। तो जब हम अकेले जर्नी शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करते करते किस तरह से वो लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे भारत में गांव को बहुत महत्व दिया जाता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे जो गांव है ना, आपको अगर सच्चाई और बहुत क्लोज टू नेचर और रियलिटी अगर महसूस करनी है, ऐसा हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि जब हम बहुत थक जाते हैं, जब बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, तो हम कहाँ भागते हैं? हम नेचर में भागते हैं। तो वो एक रीज़न था कि हम सुकून ढूंढते हैं तो हम प्रकृति में ढूंढते हैं। और प्रकृति का जो सही मतलब है वो शहरों में तो कहीं खो ही गया है। वो अगर पाना है तो उसके लिए गांव ही जाना है। तो मुझे लगा कि अगर मेरी जो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सादे शब्दों में लिखी हुई ये कविताएं जो है ना, ये आपको वो फील कराती हैं कि अगर आप सुकून के लिए कहीं निकले तो प्रकृति में पहुंचे, तो क्यों ना इस कविताओं के गांव से मैं उस सुकून को लोगों तक पहुंचा सकूं जो शहरों में बैठे हैं।
शैलजा जी, आपने मुझे अभी इधर स्टूडियो में आने से पहले आपने कहा कि भाई बहुत सी कविताओं में पूजा जी का रोल रहा हाँ जी। आपकी कविताओं को बाहर निकालने। पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का सहयोग आपने दिया इनकी कविताओं को लेखनी में परिवर्तन हुआ? शैलजा से मेरा सफ़र कुछ साल पहले ही उसके साथ शुरू हुआ। शैलजा जब मैं उसको पहली बार मिली तो उसमें बहुत वर्डली तो वो है ही, जैसे आप इसकी पहली अगर कविता पढ़ें, एक कप चाय ऐसे ही इनको लोगों के साथ कनेक्ट करना और उनके साथ उनको जानना बहुत पसंद है। तो जब हम मिले थे तो इस एंगल के साथ साथ मुझे इनका स्पिरिचुअल एंगल भी कहीं कहीं झलका और हम स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए। मैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल मेरा इंक्लिनेशन है काफ़ी। तो जब मैं इनको जानना शुरू हुआ तो मुझे इन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताने शुरू किए जिसमें मुझे इंटरेस्ट होना शुरू हुआ। तो ये एक छत पर चली जाती थी तो मैं बताना चाहूँगी कि हर एक जो भी फुल मून होता है, तो इतनी बातें हैं फुल मून की, फुल मून पे आप मेडिटेट कीजिए, फुल मून पे ऐसा होता है, ऐसा होता है, सच में होता है। हर एक फुल मून एक अलग तरह की एनर्जी को लेकर आता है। तो ये जब मून के साथ बड़ा क्लोज बॉन्ड अपना शेयर करती थी और जब ये छत पर जाती थी फुल मून से बातें करने, तो इनके अंदर से ना नेचुरली ही एक चैनल, मैं ये पोइट्री को आप प्लीज़ पोइट्री ना समझें कोई भी, ये बहुत चैनल्ड पोइट्री है। इसमें बहुत डीप मैसेज है लाइफ को लेकर। ये किसी एक की फीलिंग नहीं है, ये बहुतों की फीलिंग है और ये लाइफ की चैनलिंग है। तो ये छत पर जब जाती थी और मुझे ये टेक्स्ट करती थी कि देखो देखो आज ना पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से ये फ्लो हुआ, और तब मैं इनको बताती थी कि अरे शैलजा, ये तो एनर्जी है इस फुल मून की और तुमने और कुछ नहीं, तुमने चैनलिंग करी है, तो प्लीज़ इसको लेट जस्ट दिस चैनलिंग फ्लो, इसे पहुंचने दो। थोड़ी सी हेजिटेंट थी शैलजा, बट जब वो लाई तो बहुत ही खूबी से लेकर आई और मुझे दिल से बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ही किताब पब्लिश हो गई हो। तो इस तरह की शैलजा है और इस तरह की पर्सनालिटी और इस तरह की कहानी है इस किताब के पीछे। बहुत अच्छे। और पूजा was the first person, the moment it was released, first person to buy the book. Okay. तो मुझे सच में ऐसा लगा कि जिस इंसान की वजह से वो सारे भाव अंदर ना रह के बाहर आए, कागज पे आए, शब्दों के रूप में आए, अगर वही इंसान के साथ आपकी एक और नई जर्नी शुरू हो रही है, तो आई रियली थैंक हर कि इट्स अ गुड सपोर्ट। शैलजा जी, मुझे लगता है अक्सर ऐसा होता है कि हम उन्हीं मित्रों के साथ अपने दिल की बात शेयर करते हैं जहां हमें लगता है कि दूसरा मित्र पूरी संवेदना के साथ उस बात को संभाल लेगा और उसमें छिपी हुई जो बात है उसको भी वो समझ जाएगा, जो हमसे नहीं कहा गया उसको भी वो अपने आप अपने जहन में बसा लेगा। चलिए, ये बहुत अच्छा रहा कि आपकी कविताएं कलम के माध्यम से कागज पर उतरने से पहले उनको ऑथेंटिकेशन मिलती रही पूजा की, और अंततः आपने कविताओं का गांव में 25 कविताएं हमारे सम्मुख प्रस्तुत। मैं, क्योंकि पूजा जी ने भी जिक्र किया है, आपकी पहली जो पोएम है, मैं चाहूँगा उसका आप हमारे श्रोताओं के लिए पाठ करें ताकि हमें ये बात अच्छे से स्पष्ट हो जो पूजा जी कहती हैं कि आपने इस बात की बहुत नाजुक समझ है कि आप पहली ही मुलाकात में किसी भी व्यक्ति विशेष को अपना बात समझा सकती हैं और अपनी बात कह सकती हैं और अपना बना सकती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस कविता का पाठ करें। थैंक यू सर। ये जो कविता है, एक कप चाय के बहाने, ये एक्चुअली जब ये हमारा लॉकडाउन का फेज आया ना, तो मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत करीबी से लोगों पर समझ में आता था कि कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत खुश थे घर में रहने के लिए, कुछ दुविधा में पड़ गए
कि अब हम घर में कैसे, मतलब टाइम कैसे निकलेगा। तो अगर आपको याद हो तो लॉकडाउन इनिशियली 1 दिन 2 दिन करके अनाउंस हुआ था। तो वो 1 दिन 2 दिन तो सब बड़े खुश, तालियां बज रही हैं, थालियां बज रही, बहुत कुछ था और दिए जल रहे हैं, तब तो बड़े खुशी थी। उसके बाद धीरे धीरे करते करते मुझे ऐसा समझ में आने लगा कि अब लोग कुछ ऐसे हैं जो बड़े दुखी होने लग गए। तो मुझे लगा कि एक कप चाय के साथ भी ना कई ऐसी बातें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ना महत्व ही नहीं देते। तो उस समय मेरे अंदर से ये निकला कि हम तो अपना जो भाग दौड़ का जिंदगी है, मान लीजिए मैं घर में एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठी हूँ जहाँ पर मुझे इतना भी वक्त नहीं है कि मैं अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ बैठ जाऊँ, या मेरे बच्चे हैं उनके साथ बैठ जाऊँ, या लाइफ पार्टनर है तो उसके साथ बैठ जाऊँ। तो इन सब चीज़ों को हम खो रहे हैं। तो अगर हमें प्रकृति ने, कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है, तो हर चीज़ का एक प्लस पहलू भी होता है और एक माइनस भी होता है। हम माइनस देख के क्यों रो रहे हैं, हम उसके प्लस के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो उतना ही वो जर्नी ब्यूटीफुल हो जाएगी जी। तो मैंने उस प्लस को ढूंढ के उस प्लस को प्रेजेंट करना चाहा लोगों को कि सोच अगर हम बदलेंगे तो भाव बदलेंगे और जिंदगी भी बदली जाएगी। क्या बात, तो मैं ये रीड करूंगी सबके लिए। हाँ। दिन रात दौड़ते दौड़ते खो गए थे वापसी के रास्ते, छोड़ जाते थे जिन्हें हम बंद दरवाजों में, वो ढूंढते थे हमें आवाजों में। आज मजबूरी में ही सही पर बैठो उनके सिरहाने, कुछ दिल की बातें हो जाएं एक कप चाय के बहाने। क्या बात। वो माँ जो सब कुछ हुआ करती थी, जिसके आंचल में छुप के हर दुआ कबूल हुआ करती थी। वो पापा जिनके दफ्तर से आते ही हम भागे आते थे कि पापा आए, नजरें ढूंढती थी उनके हाथों में कि मेरे लिए क्या लाए। वो जीवन साथी जिसके साथ जीने के हजारों सपने सजाए। वो बच्चे जिनके हमारी जिंदगी में आते ही खूबसूरत रंग भर आए। आज मजबूरी में ही सही पर बैठो उनके सिरहाने, कुछ दिल की बातें हो जाएं एक कप चाय के बहाने। बहुत अच्छा। देखो उस घर को गौर से जो सारी दुनिया है हमारी, साथ में वक्त बिताने की आज सबने की है तैयारी। वो तो अपना वक्त हमेशा से हमें देते थे पर आज बारी है हमारी। ईश्वर कुछ भी यूं ही नहीं करता, शायद जरूरत थी अपनों को अपनों से मिलाने की। क्या बात। कुछ बातों को हंसी में उड़ाने की और शिकवे शिकायतें भूल जाने की। आज मजबूरी में ही सही पर बैठो उनके सिरहाने, कुछ दिल की बातें हो जाएं एक कप चाय के बहाने। बहुत अच्छा। क्या बात। बहुत अच्छे से आपने इस बात को एनालाइज करके ये बात कही है कि रिश्तों को पुनः स्थापित करने के लिए ये जो वक्त था ये बहुत सहायक साबित हो सकता है और कई लोगों ने इसको सहायक बनाया भी। देखिए, मैं किसी एक बुद्ध पुरुष को पढ़ रहा था, वो कहता है कि आज जब मैं जीवित हूं तुम मेरे पास नहीं आते, कल जब मैं नहीं रहूंगा तुम मेरी आलोचना भी करोगे, हो सकता है मेरी प्रशंसा भी करोगे, लेकिन ना तो उस आलोचना को और ना ही उस प्रशंसा को सुनने वाला कोई होगा। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम आओ, मेरे सम्मुख बैठो, मेरे साथ बैठो, मेरी प्रशंसा करो, मेरी आलोचना करो, क्योंकि आज तो मैं हूं, कल हो सकता है मैं नहीं हूं। तो इसी बात को आपने बहुत अच्छे से अपनी इस कविता में रखा है। हम तहे दिल से आपको इसकी मुबारक देते हैं। शैलजा जी, देखिए, चाहे कोई और माने ना माने, लेकिन एक शायर होने के नाते मैं अक्सर एक बात को बहुत सहज ढंग से स्वीकार करता रहा हूं कि ये जो पोइट्री है, इनफैक्ट दे आर आवर ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को छूते, बिल्कुल राइट। क्योंकि आफ्टर ऑल हम उन्हीं चीजों को तो लिख पाते हैं जो हमारे साथ सुखद या दुखद हमारे जीवन में घटित होते हैं। कल्पना उसके बाद आती है, लेकिन पहले हम उन तथ्यों को बयान करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा
कि इस 25 कविताओं में से कितनी कविताएं ऐसी हैं जिनमें आपको स्वयं ये लगता है कि आपके ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स इनमें हमें मिलते हैं। हाँ जी। देखिए, ये बात मैं सहमत हूँ इससे पहले कि आप उन कविताओं का पाठ करें कि ये बात ठीक है, किसी भी कवित्री या कवि को कविता को शेप करने के लिए कुछ एक एक्स्ट्रा अल्फाज चुनने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा भाव भी लेने पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें छिपी हुई उनकी अपनी एक वेदना, अपनी एक तड़प, अपनी एक प्यास उसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें दो तीन ऐसी कविताएं बताइए जहां आपको लगता है कि वो कविताएं आपके जीवन के बहुत नजदीक है। वैसे तो सभी कविताएं नजदीक रहती हैं, क्योंकि इसमें छोटा अंश जो है वो मेरी लाइफ का हर किसी में एक जो लेसन्स हम मैंने कहीं लर्न करे होंगे लाइफ में, तो वो कहीं तो वो लेसन्स रिफ्लेक्ट होते हैं। Exactly. और कहीं ऐसी चीजें आती हैं जो कि जैसे पूजा ने बोला कि मैं जैसे छत पे गई, तो मैंने जनरली एक बड़ी प्यारी सी इसमें है चांद और सूरज को लेकर, पता नहीं कहाँ से वो फ्लो होता चला गया और वो गाइडेंस के तौर पे मुझे लगता चला गया, लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छा एक मैसेज मैं कहूँगी यूनिवर्स का है कि बैलेंस। जब सन और मून इस प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और हम उनको अपने माता और पिता में पाते हैं, तो उसका जो बैलेंस है वो कितना खूबसूरत है। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी, ये इसमें है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी लाइफ से आए हुए कुछ मैसेजेस जो मैंने फेस किए और लिखे, तो उसमें है एक ख्वाब या जी के जाएं, ये भी बड़ी प्यारी है। इसमें मेरा चाइल्डहुड से लेके अभी तक जो चीजें मैं सोचती हूँ कि हम कहीं ना कहीं खो देते हैं, तो क्यों ना उसे जी के जाएं। इससे जैसे आपने कहा अभी ये बात कि अगर हम रहेंगे ही नहीं तो उसके बाद किसी का मिलना क्या और किसी का हमारे लिए अच्छा बोलना क्या, तो उसका कोई फायदा, कोई मायना ही नहीं रह जाता। तो मैं जी के जाएं जो है, मेरे को लगता है कि बहुत लोग उससे अपने आप को जोड़ पाएंगे। गुड मैसेज एज वेल। चाहतों के अंबार में खो गई है जिंदगी, चलो इसे ढूंढ लाएं, क्यों ना थोड़ा सा जी के जाए। गलियों के ओर छोर नापते थे नंगे पांव, न धूप महसूस होती थी न महसूस होती थी छांव। त्योहार आते ही दौड़ जाती थी एक लहर, शहर शहर और गांव गांव, चलो उस लहर को ढूंढ लाएं, क्यों ना थोड़ा सा जी के जाए। जिन शरारतों पर पड़ती थी मार, फिर भी हंसी छूटती थी बार बार, चलो उन शरारतों पे खुल के ठहाका लगाएं, क्यों ना थोड़ा सा जी के जाए। खेल खेल में टीचर बन जाना, मम्मी की बिंदी लिपस्टिक लगाना, टूट जाने पर उसे छुपाना और मम्मी का हंस के हमें गले लगाना, चलो मम्मी के लिए एक अच्छी सी लिपस्टिक लाएं, क्यों ना थोड़ा सा जी के जाए। तेज बुखार आने पर दादी या नानी को बुलाना, उनका देर रात तक पंखा जलाना और हमें सहलाना, चलो आज अपने बच्चों को दादी या नानी के किस्से सुनाएं, क्यों ना थोड़ा सा जी के जाए। खजाना छोड़ आंखें मीचे, दौड़ रहे सपनों के पीछे, जीते जी ही मोक्ष मिलेगा, मरे पीछे की क्यों आस लगाएं। अब तो इस बात को समझ जाएं, क्यों ना थोड़ा सा जी के जाए। तो इसमें मेरा अंदर से जो एक भाव रहा वो ये कि हम भाग रहे हैं और चाहते हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं वही हमें भगा रही हैं, और उनके पीछे भागते भागते हम इतना कुछ खो चुके हैं, जीना भी शायद भूल चुके हैं। और जैसे हम बचपन में नंगे पांव इधर भागना उधर भागना, सिर्फ जिंदगी को जीने का एक एक्चुअली सही तरीका अगर हम देखें ना, तो एक मासूम से बच्चे में वो सही पन हम ढूंढ पाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, पता नहीं कितनी परतें हम पे चढ़ती चली जाती हैं और हम उस सही तरीके से जीने को भूल जाते हैं। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, कहते हैं कि एक बार जीसस से किसी ने पूछा कि उस परमात्मा को पाने का हक किसको है,
कहते हैं जीसस के पास एक छोटा सा बच्चा था, उन्होंने उसको उठा लिया और कहा कि इसको हक है उस परमात्मा को पाने का। वही बात है जो हम और आप इस समय शेयर कर रहे हैं आपस में, कि जब तक वो बचपन का भोलापन जो हाँ है जी, वो हमारे में कायम है, तब तक हम उस परमात्मा के नजदीक हैं। हाँ जी, और ज्यों-ज्यों हमारे में चालाकियां, होशियारियां आ जाती हैं, त्यों-त्यों हमारा फासला जो है बढ़ जाता है, परमात्मा से बिल्कुल बढ़ जाता बढ़ जाता है। पूजा जी, आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। जी खुदा तक पहुँचने का रास्ता जब हम बोलते हैं बच्चा है, बच्चे से मतलब है कि सच्चाई है। यस आपको पसंद करेगा तो मुंह पर बोलेगा, जी आपको नहीं पसंद करेगा तो मुंह पर बोलेगा। जी आपसे कुछ चाहता है हम्म, तो शब्दों से नहीं पर अपनी आंखों से बोलेगा, जी पर बोलेगा, जी। बोलेगा सच। हम लोग वो सच्चाई, वो बच्चापन मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत तरह के मैनिपुलेशंस, बहुत तरह की चादरें हमारे ऊपर हैं। हाँ, जैसी सिचुएशन है वैसी चादर ओढ़ लो, कभी हरी तो कभी लाल, कभी काली ही सही। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, वो थोड़ी देख रहा है। मन से ऐसा नहीं है, बट नहीं, वो मन से ऐसा नहीं हूँ और ऊपर से क्या हूँ, उसी चक्कर में हम अपना वो बचपन, वो भोलापन, वो ईमानदारी कहीं खो डालते हैं। बिल्कुल तो जैसे शैलजा ने बोला कि चलो थोड़ा सा जी कर जाएं, तो बिल्कुल जी कर जाएं और जैसे हैं ईमानदार सच्चे, बिल्कुल वैसे ही जी कर जाएं। भगवान तक और तो कोई पहुंचने का रास्ता नहीं, बिल्कुल। कोई सीढ़ी नहीं जाती, कोई और भाव नहीं जाता, सिर्फ सच्चाई और सिर्फ सच्चाई। शैलजा के बारे में मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि ये जो शैलजा की कोई जानना अगर चाहे कि शैलजा क्या है और एक इंसान मतलब कैसे इंसान है, तो ये जो दोस्त इनकी पोइट्रीज हैं, एक थोड़ा सा जी कर जाए और एक उड़ान करके जो है, सो इट लिटरली सम्स अप एज टू हु शैलजा इज एंड व्हाट इज शी। उड़ना चाहती है, हर एक चीज को छेड़ना चाहती है, हर एक चीज को महसूस करना चाहती है और फिर उसके बाद टाइम्स अप ब्रेक लेना चाहती है, फिर आराम से चाय पे बैठकर उन सब चीज़ों को सोचती है, अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, फिर अच्छे से सांस लेती है, फिर अगले पे उड़ान भरना चाहती है, फिर उन सबको जीना चाहती है। जब जीना चाहती है तो मतलब खुल के जीना चाहती है और एक रंग, हर एक रंग को जीना चाहती है। तो ये बहुत ही खूबी है शैलजा की ये, और ये बहुत ही बेहतर। ये जो कविताएं हैं ये सिर्फ शब्दों की तुकबंदी नहीं है, सच मानिए नहीं है, इसमें सच में रंग है जीवन का और सच में इसमें जान है और है। आप पढ़ेंगे, आप जरूर इसको महसूस करेंगे। वैसे भी इस विधा में लिखी हुई जो कविताएं हैं उनको बौद्धिक कविताएं कहते हैं। जी बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि हर कविता में एक ऐसा मैसेज छुपा हुआ है जो वर्थ रीडिंग है और जीवन के साथ इसको लेके चलने की बात है। देखें, ओशो ये कहते हैं कि जीवन उत्सव है और इसको उत्सव की तरह ही आप अगर जीते हैं तो आपको जीवन का सही अर्थ पकड़ में आता है। लेकिन होता ये है, हालांकि यूनान में कहावत है कि जब बच्चा पैदा होता है तो परमात्मा हर बच्चे के कान में एक बात कहता है कि जैसा तुझे बना रहा हूं, तेरे से पहले और तेरे से बाद ऐसा दूसरा बच्चा मैं पैदा नहीं करूंगा। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को याद रखते हैं और जीवन भर उनको लगता है कि जो दिन हमें मिला है उसको हमें उत्सव के तौर पर ही मनाना पड़ता है। इस बात से एक बहुत प्यारी सी बात मैं आपसे शेयर करूंगी सर। मेरा नाम शैलजा जी। तो मैं 10th के बोर्ड एग्जाम के टाइम पे फॉर्म भर रही थी, तो मेरी जो टीचर थी, जो क्लास टीचर, उन्होंने बोला शैलजा होना चाहिए। तो मैंने कहा पर मेरे पापा ने बस शैलजा रखा है। तो उन्होंने बुलाया मेरे पापा को इस डिस्कशन के लिए कि सर ये जे होना चाहिए, कि शैलजा सही नाम है, नहीं ये उसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो मेरे पापा ने उसको बोला मैडम इसको आप जेड ही रखें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये यूनिक है और ये यूनिक होनी चाहिए। तो उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं पापा क्या फैसला ले रहे हैं, लेकिन ये बात मेरे जहन में ना उतर गई। और फिर कई बार ऐसा हुआ, जैसे हमारे बड़े हो रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में
बहुत बातें होती हैं। तो मुझे ऐसा कभी मैं सोचती थी, मैं कहती थी नहीं, मुझसे पहले या मुझसे बाद ऐसी शैलजा नहीं होगी। मेरे अंदर वो बात है, मुझे फाइंड करनी है। और मेरे फादर अगर ये बोलते हैं कि यूनिक, तो मैं यूनिक कैसे हूँ? और मैंने सच में इस चीज को महसूस किया कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है। Yes. उसकी कोई कॉपी नहीं है। Yes. और होनी भी नहीं चाहिए, और ना ही हमें किसी की कॉपी होना चाहिए। तो मैं वो चीज ढूंढती रही कहीं ना कहीं कि मुझ में ऐसा क्या कंटेंट है जो किसी और में नहीं है। तो बहुत बार ऐसे होता था, जैसे आपने कहा कि हम इमोशनल होते हैं, तो मुझे अलग अलग फेजेस पे जब हम जॉब करते हैं तो बड़े तरीके की चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं और सीखनी भी पड़ रही होती हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ को मेंटेन किया कि मैं अगर इमोशनल हूँ तो वो इमोशनल होना शायद कहीं ना कहीं गिफ्ट है। तो मैं जैसी बनाई गई हूँ उसके पीछे कोई कारण है। मैं किसी भी आउटर वर्ल्ड के प्रेशर्स में आके उस चीज को नहीं छोड़ूंगी जो मेरा गिफ्ट है। वो गिफ्ट मुझे बहुत देर के बाद मैंने आइडेंटिफाई करके और मैं उसको कहीं ले पाई। बट बहुत बार इवन इन हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चीज़ें बोली जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रोफेशन में उस तरीके के काम करूं जहां पर ये गिफ्ट मेरा सही तरीके से इस्तेमाल हो, बजाय इसके कि मैं किसी को देख के या सिर्फ तरक्की करने के लिए जिंदगी में मैं वो काम करूं जो मैं नहीं हूं। वो शायद वही एक वजह थी जो आज मैं आपके साथ बैठी हूँ और इस किताब के साथ बैठी हूँ, क्योंकि ये जेन्युइननेस, ये यूनिकनेस और ये ब्लेसिंग्स ऑफ बीइंग काइंड और टू बी एबल टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, इन सारी चीज़ों को मैंने उसी तरीके से इस्तेमाल किया जिस तरीके से मुझे दी गई थी एज अ गिफ्ट बाय द यूनिवर्स। बहुत बड़ी बात है जो आपने उम्र के इस पड़ाव पे आके समझ ली है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये सब कुछ समझ आता है। मैं समझता हूँ ये भी परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तभी ये बात समझ में आती है। अन्यथा तो पूरा जीवन गुजर जाता निकल जाता है और हम सोचते हैं उम्र ही नहीं आई ये सब करने की। तो हम पुनः आपकी पुस्तक पे आते हैं, कविताओं का गांव। अभी ये एक और पॉइंट की बात कर रही हैं, उड़ान। मुझे लगता है कि कहीं पर जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उसकी उड़ान का जिक्र इसमें शायद आपने किया है, इफ आई एम करेक्ट। तो मैं चाहूंगा कि आपके जीवन का ये पहलू भी इस कविता के माध्यम से सामने आए तो अच्छी बात। बिल्कुल सर, ये भी ऐसी ही एक कविता थी, अगेन चैनल नहीं बोलूंगी मैं। अब लॉकडाउन में ना अपनी छत पे जाना, एक अपना जो टाइम होता है माय मी टाइम, वो मैंने निकाला। अगेन मैं कहूँगी कि ब्लेसिंग के तौर पे, बिकॉज मेरा नज़रिया चीज़ों को देखने का बहुत अलग है। मुझे लगता है हमेशा कि अगर कोई तकलीफ आई है तो उस तकलीफ में ऐसा क्या है जो पॉजिटिव है। ये मेरी शुरू से एक अप्रोच रही है। तो जब ये टाइम आया तो मैंने पहले, क्योंकि अब अगेन क्या होता था, हम भागते रहते थे अपने ऑफिस घर। मैंने उस घर में इतने साल बिता दिए लेकिन मैं कभी छत पे नहीं गई। और सच पूछो तो टाइम नहीं होता था, और अगर शाम हो जाती थी तो मुझे डर लगता था अंधेरे से, तो मैं छत पे नहीं जाती थी। लेकिन फिर एक टाइम जब ये लॉकडाउन का आया तो घरों के अंदर कितनी देर रहो, बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। वहाँ फिर मैंने अपना समय, ज़्यादा समय नेचर के साथ, मैंने 100 कम से कम प्लांट्स छत पे लगाए, मैंने उसको ब्यूटिफाई किया, अपना एक मेडिटेशन कॉर्नर बनाया, और प्रकृति के हर तरीके के हवाओं में भी जो मौसम बदलता है ना, उसको महसूस करना शुरू किया। कोई हवाई जहाज भी जाता था तो मुझे लगता था उसकी आवाज़ जो मैंने मिस करी, उसकी लाइटें जो अंधेरे में चलती हैं, मतलब एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज को भी ना, बादलों के शेप्स, बादलों पे आते हुए रंग, सुबह कैसे आते हैं, शाम को कैसे आते हैं, ये सारी चीजें मैंने अपनी मी टाइम में फील करी। तो ये जो कविता थी उड़ान, ये भी ऐसे ही हुआ एक दिन कि मैं अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करके छत पे गई और ऐसे ही हवाई जहाज निकला एक, तो मेरे मन में एक भाव आया कि उड़ान कितनी गहराई है इस एक वर्ड के अंदर। और फिर जो मेरे से फ्लो हुआ वो ये कविता है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बड़ी दिलचस्प होती है हर उड़ान, फिर चाहे वो मन की हो, परिंदों की हो, या हवाई जहाज में बैठकर उड़ रहे यात्रियों की। बहुत अच्छा।
मन क्षण में दुनिया के किसी भी कोने में उड़कर चला जाता है। परिंदों को आकाश की ऊंचाइयां छूने में स्वर्ग सा आनंद आता है और हवाई जहाज में उड़ रहा यात्री गंतव्य स्थान पर पहुंचकर किए जाने वाले कार्यों की ढेरों योजनाएं बनाता है। परंतु अगर समझो तो उड़ान भले कितनी ही ऊंची हो, मन की उड़ान तभी सफल होती है जब व्यक्ति विचारों को ऊपर उठाता है। परिंदा भी ऊंची उड़ान के बाद दाने पानी के लिए जमीन पर ही आता है और इंसान कितनी ही यात्राएं कर ले पर सुकून अंतर्मन की यात्रा से ही आता है। तो उड़ान कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, अंत में यथार्थ के धरातल पर ले ही आती है। और वही उड़ान जब स्वयं की खोज में भरी जाए तो सच्चे सुख की अनुभूति दे जाते हैं। बहुत अच्छा। तो ये एक गहराई थी जो मेरे को अपने अंदर अपनी लाइफ में कहीं महसूस हुई कि मैंने आकांक्षाओं के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ बड़ी उड़ानें भरी कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, बहुत कुछ है। पर इतने सारी जर्नीज करने के बाद घूम के हम इसी बात पे पहुंचे कि बाहर की उड़ान तो बहुत उड़ी, अंदर खुद को खोजा तो अब खुद की उड़ान भरते हैं जी। अंदर जाके वो जो गहराई है ना, वो बाहर की वर्ल्ड से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसका बहुत मीनिंग है। जी जी, देखिए जो बात आपने इस कविता में कही है, अक्सर मैं एक रुबाई कहा करता हूँ, मैंने पहले भी आपको वो सुनाई कि छोड़ बाहर को मन को देख, हाँ जी, और भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। कितनी अच्छी तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ इस बात को कि जब तक आप भीतरी फन को नहीं पहचानते, जब तक आप गहरे में नहीं, स्वयं में नहीं उतरते, तब तक आपको जो आनंद की अनुभूति है वो नहीं होती। और हम लोग जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कुएं में बाल्टी का तला ना हो और पानी भरना चाहें तो वो जैसे ही पानी ऊपर तक आता है वो बिना तले वाली बाल्टी से खाली होकर रिक्त हो जाता है। तो ये तगमे, ये पदवियां, ये धन इसी तरीके का पानी है जो बिना तल के टिकता नहीं है और अंततः हम अपने आप को खाली ही महसूस करते हैं। और देखिए मैं आपकी बात सुनकर मुझे एक और बहुत आध्यात्मिक रुबाई याद आती है कि जागने से यहाँ बोध मिलता है, जागने से यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है, पछतावे का एक रोग मिलता है। तो मैं समझता हूँ सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो भीतरी स्वर को सुन सकते हैं, जो भीतरी यात्रा में उतर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये खोज आपके स्वयं की खोज है। बुद्ध से भी जब आनंद ने पूछा कि क्या रास्ता है, तो उन्होंने भी यही बात कही कि अपम दीपम भव, कि अपने दीपक स्वयं बनो, कोई तुम्हें दूसरा रास्ता नहीं दिखा सकता, आपको अपने रास्ते स्वयं ढूंढने होंगे। तो बहुत बहुत मुबारक, आपने बहुत अच्छी कविताओं का संग्रह किया है। लेकिन क्योंकि अभी इसको पूरी तरह मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिला, तो हम अब आपसे ही पूछते हैं कि और कोई ऐसी कविता जो आपको लगता है कि हमारे श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और किसी पहलू को वो उभार रही है, तो हम चाहेंगे कि आप कविता का भी पाठ सर। वैसे तो सभी कविताओं में आपको ऐसे ही मैसेजेस मिलेंगे जी, जो हमारे आज के लाइफ स्टाइल को जो हम जी रहे हैं जी, उसको कैसे हमें बेहतर बनाना। बेहतर मतलब नॉट अ लेक्चर, बट बेहतर का मतलब अपने अंदर से उसको जियो जो सच है, जो सही है, जो आपको सही सुख, जैसे कहते हैं ना, मटेरियलिस्टिक के बियॉन्ड जो आपको देता है,
उसको समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और शैलजा जी, आप एक बात मानेंगे कि आज का आदमी ये समझता तो है कि कहां पर क्या कुछ छूट रहा है, लेकिन चाह कर भी वो पकड़ता नहीं। मैं एक जगह और बात लिखी थी कि क्या धर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता, क्या कर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता, या ये आदमी की कमजोरी है जो समझकर भी समझना नहीं चाहता। तो मैं समझता हूं कि आप इन कविताओं के माध्यम से जो संदेश दे रही हैं वो यही संदेश है कि आदमी अपनी कमजोरी को छोड़े और स्वयं तय करे कि भाई कहाँ उसका आनंद छुपा है और कहाँ से वो इसको प्राप्त कर। और सही मायने में बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर थोड़ा सा भी वक्त अपने साथ बिताएंगे ना, जहाँ पर वो धीरे धीरे करते करते बाहर की आवाज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी और अंदर से ना वो कनेक्ट आएगा, आपकी सोल क्या चाहती है। सबके अलग अलग रीजंस, अलग अलग पर्पस, अलग अलग रास्ते, जाते एक ही तरफ हैं, लेकिन किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, सबको कुछ कुछ करना है, लेकिन जो आपको करना है उसको सुनना, उसको समझना बहुत जरूरी है। और जहाँ हम उसे समझते हैं ना, उसके बाद ऐसी एक ठंडक और ऐसा एक ठहराव अपने अंदर अपने आप कब आ जाता है पता नहीं चलता। एक चीज मैं शेयर करूंगी, जैसे मैंने कहा कि गाइडेंसेस मुझे कभी भी किसी भी तरीके से कहीं भी महसूस होती थी। तो एक बार ही ऐसे ही ड्राइव करते हुए मुझे एक बात खुद में महसूस हुई और उस पर मैंने कविता में कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा डाला भी कि अगर हम अपनी पास्ट में जाके, हिस्ट्री में जाके जब समझते हैं, बड़े बड़े बादशाह और ऐसे थे किंग्स जिन्होंने पता नहीं क्या क्या जीत लिया जी, इतना कुछ, मतलब उनकी जो जीतने की जो होड़ थी ना, उसका कोई अंत नहीं था जी। उनको ये था कि सिर्फ उनका नाम, उनका एक पताका जो है ना वो फहराना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल गए कि हमें भी जाना है, और जब जाना है तो कुछ नहीं जाना है साथ में। इसी तरीके से जो किंग अशोका या अकबर द ग्रेट, उनको अगर मैं सोचती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, तो मुझे लगता है कि फिर भी कुछ ऐसा मैसेज दे गए जो जिंदगी को जीने के लिए आज की डेट में भी बहुत जरूरी है। किंग अशोका की अगर हम बात करें, कितना, मतलब अगर हम उसको आज याद करते हैं ना, तो हम इसलिए नहीं याद करते कि उसने जो तलवारें चलाई और क्या उसने जीता, हम आज भी इस बात पे याद करते हैं कि वो कलिंगा की वॉर पे जो उसको ज्ञान मिला, उसके बाद जो उसने सब कुछ छोड़ा, तो जब वो आध्यात्म से जुड़ा, जब उसने उस लाइट को समझा, उसके बाद जो वो जी के गया, वो सही जी के गया। तो इसी तरीके से अकबर द ग्रेट को जो हम याद करते हैं, तो उन्होंने, हम अगेन, ही वॉज अ वेरी गुड किंग, बहुत कुछ जीता, साम्राज्य बहुत उन्होंने फैलाया, लेकिन कहाँ उनकी खूबसूरती, उनकी इंसान होने की खूबसूरती, धर्मों से बहुत जुड़ाव, सबकी रिस्पेक्ट, उनकी जो, उनकी जो एक रानी थी वो अलग धर्म की थी, लेकिन फिर भी उनके लिए उन्होंने उनके धर्म को रिस्पेक्ट करते हुए उनके वहां पे एक स्पेस दिया उनको। तो जब हम उस रास्ते पे चलते हैं जो ईश्वर से जोड़ता है हमें, वही हमारी पहचान सदियों तक जिंदा रखता है। तो एक ही छोटी सी चीज मैं पढ़ना चाहूंगी, इस दुनिया से उस दुनिया, इस दुनिया और उस दुनिया के फेर में लाखों खो गए धोखों और अंधेर में, किसको पकड़े किसको छोड़े, किस ओर भागे, रोशनी नजर नहीं आती कि कैसे जागे, ठुक ठुक सी होती है मन में, पर तालमेल नहीं बनता तन मन और धन में। बिल्कुल। कुछ बाहर के शोर और चकाचौंध में खोए हैं, जो अंदर जाकर पा गए ईश्वरी उजाला, ये जी भर कर रोए हैं। वक्त रहते जो समझे हैं वो शायद छूट जाएंगे, सही राह पर चलकर मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जो गवा रहे हैं वक्त रियासत, सियासत और शान शौकत में, बहुत खूब, आंख खुलने पर जी भर कर पछताएंगे। बिल्कुल। न सपने, न अपने, न महल, न माड़ियां, और ना ही साथ जाएंगी ये आलीशान गाड़ियां। रूह जब जुदा होगी इस शरीर से, अपने ही होंगे जो दूर कर देंगे पल में करीब से। रूप, रंग, अभिमान, ऊंची और झूठी शान,
सब बन जाएंगे क्षण भर में मेहमान। हम्म, माया को कितना भी गले लगाओ, हम्म, पर आखिरी कदम पे छोड़ जाएगी। हम्म, तब तक तो पश्चाताप की घड़ी भी हाथ ना आएगी। बिल्कुल। कितना भी रुकना चाहो या पकड़ लो हाथ किसी का, ना चलेगी किसी की, और अकेले ही आगे बढ़ना होगा। चाहो या ना चाहो, हंस लो, रो लो या लाख मना लो, इस दुनिया से उस दुनिया की सीढ़ी को तो चढ़ना ही होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शैलजा जी, आपकी इस कविता से मुझे याद हो आता है सिकंदर की वो दास्तान, जब वो विश्व को जीतकर पुनः वापस जा रहा था, तो उसको मालूम हुआ कि उसकी माँ, जिसको वो बहुत प्रेम करता था, वो अंतिम क्षणों पे आ पहुंची। उसने अपने वजीरों को बुलाया, कहा कि जितना भी मेरे पास धन है मैं देने को तैयार हूँ, किसी भी सूरत में मुझे मेरी माँ से मिलवा। तो सभी बादशाहों के वजीरों ने कहा कि ये संभव नहीं। तो उसने फिर ये कहा कि अगर ये संभव नहीं है तो एक काम करना कि जब मैं मेरी आप अर्थी सजाओगे तो मेरे जो हाथ हैं वो खाली दोनों तरफ से छोड़ देना, और ये मैसेज दुनिया को जाए कि अगर सिकंदर जैसा आदमी भी यहाँ से जाते जाते खाली हाथ गया है तो और कौन फिर कुछ लेके यहाँ से जा सकता है। देखो ना, जाते जाते भी वो मैसेज सबके लिए दे के गए। बिल्कुल। तो कहीं से अवेकन हो गया था, कहीं से जागरूक हो गया था। तो आपकी कविताओं में बहुत अधिक जागरूकता का पाठ हमें मिलता है, क्योंकि ओशो भी कहते हैं कि हम अक्सर सोए चले जाते हैं और जागने का अवसर नहीं मिलता, और ये जागने का अवसर किसी कविता के माध्यम से मिल जाए या किसी की सीख से मिल जाए, लेकिन ये जागना बड़ा जरूरी है। और जितना सतत जागरण बना रहेगा उतना उतना आदमी भीतर की रोशनी को महसूस करता जाएगा। तो पूजा जी, और कुछ आपने पूछना हो तो आप बात कर सकती हैं, अदरवाइज हम धन्यवाद के साथ इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव पे ले जाएंगे। मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, जैसे आपने बोला कि बाल्टी होती है बिन तले की, जिसमें आप पानी डालें और वो नीचे से निकल जाती है, वो पानी बाल्टी भरती नहीं है। बट मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि मेरे साथ जो बाल्टियाँ हैं वो कहीं से तले के साथ, बहुत भारी तले के साथ और पूरी भर कर अपने इस जीवन में चली आ रही हैं, और कितने खूबसूरती से अपने अंदर जो उन्होंने भरा है वो दुनिया के सामने ला रही हैं। और अब क्या इसका बयां करेंगे, इसकी खूबी कि ये जो कविताएं भी निकल कर आई हैं ये भी कितनी निस्वार्थ तरीके से निकल के आई हैं कि इसको लेने का जो भी इसकी कीमत है वो भी ये अपने पास ना रखकर इसको भी बहुत बड़ी बात किसी के नाम पर उसको देने के लिए ये सोच शैलजा जी रखती हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये आप लोगों का भी और यूनिवर्स का भी कि मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ उन्होंने कनेक्ट किया, मुझे भी अपनी बाल्टी भरने का मौका मिला। देखिए पूजा जी, आपका नाम भी बहुत सात्विक है। मैं अक्सर ये मानता हूँ कि ये जो यूनिवर्स जिसको कह लो, चाहे खुदा कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, उसका आशीष हमारे पर, वरदान हमारे पर हर समय बरसता है। हम लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं कि अपना पात्र उल्टे किए हुए रखते हैं। अगर हम अपने पात्र को सीधा रखें और उसके आशीष को सीधा अपने ऊपर बरसने दें, तो मैं 4 पंक्तियों में इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाता हूँ कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों। कितनी अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि परमात्मा ने हम सबको नवाजा है अपनी रहमत से, अपने आशीष से। तो हमारा
सबका फर्ज बनता है कि हम उस रहमत को, उस आशीष को आसपास के समाज में बांटें, ताकि लोग जीवन को उत्सव समझकर जीना शुरू करें। और शैलजा की कई कविताओं ने इसी बात का मैसेज दिया है। तो इनको मुबारक देते हुए हम आज का कार्यक्रम समाप्त। और मैं बस एक ये बात शेयर करना चाहती हूँ सबसे कि इस किताब को, इसकी सॉफ्ट कॉपी, इसकी प्रिंट कॉपी सभी अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और कुछ और इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे। तो जैसा पूजा ने शेयर किया और जैसा आपने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे मासूम और सबसे प्योर सोल होते हैं। तो मेरा कनेक्ट बच्चों से हमेशा से बहुत क्लोजली रहा है और मैं ऐसा मानती हूँ कि वो बच्चे जिन्हें देखने वाला, पालने वाला कोई नहीं होता, उनकी मदद करना, उनके लिए कुछ जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएं, अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट अपनी तरफ से करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिंदगी में टू गिव बैक टू सोसाइटी। तो इसके सेल से या मेरी किसी भी किताब की सेल से जो आगे आने वाली हैं, उनका टोटल अमाउंट जो भी आएगा वो ऑर्फन बच्चे उनको जाएगा, उनके वेलबींग के लिए जाएगा, या ऐसे बच्चे जो कि फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं और वो ऐसे परिवारों के हैं जिनके माँ बाप उन पे उनके ट्रीटमेंट पे या उनके किसी भी देख रेख के लिए भी पैसा नहीं लगा सकते। तो ये एक बहुत छोटी सी कोशिश है मेरी कि ये क्रिएटिविटी जो मुझे ईश्वर ने ब्लेस की, उस क्रिएटिविटी से जो भी इनकम रिसीव हो वो भी यूनिवर्स का ही एक आशीर्वाद होगा, एक पहल इस चीज़ के लिए कि ये सपोर्ट उनको जाए। बिल्कुल ठीक है। और मैं आखिरी पंक्तियाँ ये कहना चाहूँगा, मेरी नज़म की ये पंक्तियाँ हैं कि तेरे सजदे में कभी मंदिर गया ना गया मुझे मालूम नहीं, पर तेरे बंदों को तो मैंने चाहा है। बिल्कुल सर। तो बात ये है, आपकी इबादत का तरीका बहुत सुंदर है और हम इसका भरपूर समर्थन करते हैं और परमात्मा आपको यही सद्बुद्धि बख्शे और आप इसी ढंग से आगे बढ़ें। रेडियो बूस्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू।